हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 1D कंप्लीट की थी और आई होप आप लोगों को वो समझ आया होगा। ठीक है, आज हम लोग बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 1E पर। दोस्तों, इसमें क्या है, इस एक्सरसाइज में हमारा रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हम लोगों ने अभी ये पढ़ा था कि कैसे इंटीजर्स नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना मैंने आपको सिखाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर्स जैसे कि आपकी ये √2, √3, √5, इस तरीके के आगे जो भी नंबर्स आएंगे वो इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये ध्यान देना कि इसको समझने के लिए आपको ये समझ आना चाहिए कि ये वैल्यूज़ निकलती किन की हेल्प से, किन नंबर्स की हेल्प से ये वैल्यूज़ निकलती हैं। ध्यान देना बेटा, ये क्वेश्चंस जो है बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं बिकॉज उनको ये बहुत टफ लगता है। आज मैं आपको इनको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कैच करने की कोशिश करेंगे आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखें, इससे एक क्वेश्चन एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वेश्चन 10th के बोर्ड में 100% आता है। अगर आपने इसको अच्छे से आज समझ लिया, आपका बोर्ड का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का हो जाएगा मेरी इस वीडियो से। ओके, तो आप इसको समझने के लिए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप में से कई सारे बच्चों को आता भी होगा, तो ध्यान से फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है और कहीं अप्लाई नहीं होता। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती है, ये वाली साइड बेस होती है और इसके 90 एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगता है इनमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैं आपको ये समझा क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी कहा ना, हम लोगों को आगे करने से पहले ये जो नंबर्स हैं रूट के, ये निकालना आने चाहिए कि ये आते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक एक करके ये कुछ समझाता हूँ। जैसे कि √2 कैसे आया, तो √2 कैसे आया, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ, उसमें मैं ये वाली साइड को 1 मान लूँ। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर को भी मैं 1 मान लेता हूँ। अब जरा इसको परपेंडिकुलर और बेस को आप इस फॉर्मूले में रख कर निकालो हाइपोटेन्यूज, तो बेटा ये वाली आपकी जो वैल्यू है वो √2 आ जाएगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सपोज कर लो ये वाली हाइपोटेन्यूज हमें निकालना थी, ये मैंने भी मार्क कर ली है, लेकिन वो कैलकुलेट होकर कैसे आएगी समझो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितनी मानी हमने 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस हमने कितना माना 1, 1 का यहाँ पर रख दो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये दोनों 1 + 1 कितना हो गया 2। यहाँ पर था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आपको पता होगा हमें निकालना है वैल्यू h की, मतलब हाइपोटेन्यूज की, ना कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की। तो हमें इस पे से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। आपको ये पता होगा जब किसी यहाँ से हम लोग किसी नंबर पे से या किसी वैल्यू पे से स्क्वायर हटाते हैं तो उसके दूसरी तरफ जो भी चीज़ होती है उस पर क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। तो आप देखो यहाँ से हाइपोटेन्यूज हमारी ये वाले ट्राइंगल में कितनी आ गई, अंडर रूट आ गई ना। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। अब अगर हमें ये बेटा ये √2 निकालने के लिए मैंने आपको समझाया, ठीक है, अब मैं इसी तरीके से आपको समझाता हूँ √3 कैसे निकालते हैं। अगर सपोज करो आपको √3 निकालना हो, तो √3 निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले में, अब मैं एक आपको राइट ट्राइंगल फिर से बनाता हूँ, सपोज कर लो ये है। अब आपको √3 अगर निकालना है तो इसमें से आपको कोई एक साइड √2 लेना पड़ेगा और एक तो आपको 1 लेना ही पड़ेगा। समझ आया ना। अब आप फिर से इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर था परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारी कितनी है √2, तो बेटा उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर बेस हमारा कितना है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, √2 का स्क्वायर मैंने आपको बताया है, किसी भी रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हटकर उसका अंदर जो नंबर होता है वही आ जाता है। प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 + 1 कितना हुआ 3। ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू आई, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए वो h की चाहिए। और अभी बताया जब स्क्वायर हटता है तो उस तरफ वाली वैल्यू पर क्या आ जाता है, अंडर रूट। तो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, मैं आपको एक दो और समझाता हूँ, क्यों समझा रहा हूँ वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज हम लोगों को ये वैल्यू निकालना आनी चाहिए कि आती किसकी हेल्प से है ना। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये थर्ड वाला पार्ट जो है मैं इसमें आपको सिखाता हूँ √4। अब आप ध्यान रखना कि देखो √4 वैसे तो, एक सेकंड, अब यहाँ जरा ध्यान रखना बेटा,
ये जो रूट 4 का मैं आपको निकालने बता रहा हूँ, वैसे रूट 4 एक रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको क्यों समझा रहा हूँ वो आप ये देखिए। रूट 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है ना। जैसे रूट 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, समझ आ गया, इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नहीं होता, लेकिन मैं क्यों समझा रहा हूँ वो आप समझिएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इससे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना लेता हूँ। तो कोई भी आपने देखा होगा, जैसे मैंने अगर रूट 2 निकालना था तो यहाँ पर ये 1 और ये 1 था, रूट 3 निकालना हुआ तो एक तो वैल्यू 1 हर ट्राइंगल में रहेगी, लेकिन अगर रूट 3 निकालना है तो उससे एक कम वाली वैल्यू रूट में रहेगी, एक 1 था तो एक रूट 2 हुआ। जब रूट 3 निकाला, अब जब रूट 4 निकाला है तो एक तो 1 हमारी रहेगी, लेकिन एक उससे कम वाली ये रूट 3 रहेगी, समझ आया ना। रूट 3 था तो रूट 2 लिया था हमने एक, और एक 1 लिया था। जब रूट 4 निकालना हुआ तो एक रूट 3 लिया, एक 1 लिया, इससे एक कम वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर लेंगे, समझ आया, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितनी है, रूट 3, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 का, अरे थोड़ा छोटा लिख गया, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इज दैट क्लियर। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है अभी बताया, जब रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, उसके नंबर आ जाता है, क्लियर। और प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 3 + 1 कितना हुआ 4, ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए एच, स्क्वायर हटेगा तो इस वाली वैल्यू पर क्या आ जाएगा रूट, और रूट 4 मैंने बताया ना परफेक्ट स्क्वायर होता है ये 2 का, तो यहाँ पर जो एच की वैल्यू आई वो 2 आई, लेकिन 2 को रूट 4 भी तो लिखा जा सकता है ना, रूट 4 का मतलब ही 2 होता है, तो 2 को वापस रूट 4 भी लिखा जा सकता है, ये मैं आपको नंबर लाइन पर समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने रूट 4 क्यों नहीं लिखा है, बिकॉज रूट 4 एक रेशनल नंबर होता है, तो आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर होता है आपको उनका रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो अब आप रूट 4 के बाद यहाँ पर रूट 5 वाला समझिए, ठीक है। रूट 4 के बाद यहाँ पर मैं आपको रूट 5 वाला समझाता हूँ। रूट 5 वाला कैसे निकालते हैं, वही आपने एक यहाँ पर बनाया है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। रूट 5 के लिए आपको एक नंबर कम यानी रूट 4 वाला लेना पड़ेगा, और एक तो 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। फिर आप वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 4 का स्क्वायर वही 4 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो ये 4 + 1 कितना हुआ 5, लेकिन ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, आपको एच की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटेगा इस तरफ क्या आ जाएगा अंडर रूट। बेटा ये 4-5 वैल्यू मैंने आपको क्यों निकाल कर समझाई, मैं आपको कॉन्सेप्ट कैच करने की आप कोशिश करो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये जो भी वैल्यूज को जब हम लोग इनको रिप्रेजेंट करेंगे ना तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे रूट 2 निकाला है, एक तो हर जगह 1 रहेगी, और एक उससे कम वाली वैल्यू रहेगी रूट के अंदर, अगर रूट 2 से कम वाली वैल्यू लेंगे तो बेटा ये रूट 1 ही है, लेकिन रूट 1 पे मैंने यहाँ पर रूट क्यों नहीं लगाया था, बिकॉज रूट 1 ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो 1 का ही स्क्वायर होता है, लगा भी देंगे अगर आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब रूट 3 की वैल्यू निकाली तो मैंने एक तो 1 ही रहा और एक रूट 2 लिया, जब रूट 4 की वैल्यू निकाली है तो एक तो 1 ही रहा, एक रूट 3 लिया, जब रूट 5 की वैल्यू निकाली है तो ये तो 1 ही रहा, एक उससे कम, रूट 5 से कम, एक रूट 4 लिए, और इनकी वैल्यूज का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, और यहाँ से एच से स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट आएगा, तो वो रूट 5 की वैल्यू, रूट 4, रूट 3, इस तरीके से। तो आपको ये समझ आओगे जब किसी रूट की वैल्यू निकालते हैं तो कौन सी दो वैल्यूज हमें लेनी पड़ती हैं, इज दैट क्लियर। ना आया हो तो बेटा आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें कोई स्टेप समझाने की नहीं है, मैं सीधा क्वेश्चन में स्टेप्स आपको समझाऊंगा, तो आप उस चीज़ को कैच करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन समझाता हूँ। सबसे पहले आपसे मैं कहता हूँ रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन। बेटा इसी के बाद में रूट 2 को, इसी क्वेश्चन में मैं आपको रूट 3 का भी समझा दूंगा, ठीक है, बिकॉज रूट 3 का अलग से अगर क्वेश्चन आएगा तो रूट 3 को करने के लिए आपको रूट 2 तो पहले बनाना ही पड़ेगा, तभी तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि रूट 3 के लिए आपको एक तो रूट 2 लेना ही पड़ेगा ना, रूट 4 के लिए आपको रूट 3 तो करना ही पड़ेगा ना, इसीलिए मैं आपको इसी क्वेश्चन एक ही लाइन पर मैं आपको रूट 2 का भी समझाऊंगा, रूट 3 का भी समझाऊंगा, रूट 4 और रूट 5, आप उसका कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ स्केल ले लेता हूँ, कहाँ है, हाँ समझना। जैसे आपने यहाँ पर बनाई हुई है एक लाइन, ठीक है, मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ओके, एक बड़ी सी लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, पेन से ही मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या कहा, आप कहीं पर एक ज़ीरो मार्क कर लेते हैं ना, जैसे नंबर लाइन पर हम लोग,
बेटा ये हम लोगों को टफ क्यों लगता है? बिकॉज जीरो के बाद +1 आता है, +2 +3, ये तो सबको पता है, लेकिन √1 √2 √3 √4 ये कहाँ आएंगे ये नहीं पता होता है ना सबको। बस अगर वो पता चल जाए कि √2 यहाँ है तो वो हो गया नंबर लाइन, तो फिर आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन वही तो निकालना है हम लोग को, और वो कैसे आएगा? राइट ट्राइंगल की हेल्प से। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अभी मैंने आपको समझाया था कि जब √2 आपको रिप्रेजेंट करना होता तो √2 कैसे आया था? √2 किन दो नंबर्स की हेल्प से आया था? आपने एक यहाँ पर 1 लिया था और एक यहाँ पर 1 लिया था। कॉन्सेप्ट को कैच करने की कोशिश करो बेटा। तो 0 से एक 1 सेंटीमीटर आगे हमने ये मार्क कर लिया, ठीक है। तो 0 से 1 सेंटीमीटर, जैसे अगर इसकी हेल्प से ही करेंगे बिल्कुल स्केल के मार्क से, अगर बिल्कुल स्केल के आप मार्क से करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा बड़ा समझाने के लिए 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के चलता हूँ, ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इक्वल, मतलब जहाँ भी आप लेंथ लें वो आप बराबर लें, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर माना, तो यहाँ पर √2 को करने के लिए आपको 1 और 1 सेंटीमीटर लेना था ना, तो आपने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्केल से एक मार्क किया लाइन, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका आया 1 सेंटीमीटर का, और ये अगर इसको आप √1 भी लिख लेंगे तो वो 1 ही है, बिकॉज √1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। जो भी आपने यहाँ पर लिया उस 1 नंबर पर एक, जितने सेंटीमीटर का ये लिया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की इस पर एक क्या बना देंगे? परपेंडिकुलर। इस पे 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर आप जब बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? स्ट्रेट परपेंडिकुलर, जो 90 का एंगल बना है, ठीक है। ये बना दी मैंने एक 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लाइन। तो आप देखो ये लाइन और ये लाइन मिलकर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब आप पता है मैंने ये क्यों लिया? जब ये आपकी 1 सेंटीमीटर है, ये आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो अभी मैंने आपको बताया जब आप ये 1 लेंगे, ये 1 लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये जो इनको जोड़ने वाली जो लाइन होगी, यानी कि ये वाली जो लाइन आपकी होगी, समझ रहे हैं ना, ये वाली लाइन जो आपकी होगी, ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़ गई, ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली इस लाइन की लेंथ कितनी होगी? √2 होगी। समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। तो करना हमें क्या है? अगर हमें इतनी लेंथ पता चल गई ये √2 है, अगर इस लाइन पर पता होती तो क्या ये बनाने की ज़रूरत होती? नहीं। तो इस √2 लेंथ को हम यहाँ मार्क करेंगे, और वो कैसे करेंगे? इतनी लेंथ √2 आई ना, तो कंपास का यूज़ करेंगे बेटा। कंपास को इसके लेंथ का हम लोग ओपन कर लेंगे, दिख रहा है ना? ये √2 की लेंथ का मैंने कंपास को होल्ड कर लिया है, और यहाँ से एक मैं आर्क लगा दूंगा, ठीक है। समझ आया? तो √2 कहाँ पर मार्क हुआ? इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की लेंथ जो है बेटा वो क्या हो गई? √2। तो हमें मिल गया, जैसे यहाँ पर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 अलग है, √2 अलग है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि ये नंबर जो है वो √2 है। हो गया ना रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर। इसी तरीके से √3 कैसे करेंगे? बेटा ध्यान से सुनना, ये आपका √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, खत्म ये क्वेश्चन। अगर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहें रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन, तो बेटा √3 के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था? किन दो नंबर्स का होना चाहिए? √3 के लिए एक नंबर तो आपको √2 लेना ही पड़ेगा, एक तो 1 रहेगा ही रहेगा। 1 कौन सा रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर कर लेंगे, कोई दिक्कत। ये मत देखना कि बेटा मैंने इसमें आपको 1 लिया, वो मैंने आपको समझाया था कि एक नंबर तो 1 लेना ही पड़ेगा। यहाँ पर 1 हमेशा, हम लोग जो भी लाइन यहाँ तक का नंबर लेंगे, इस पर जो परपेंडिकुलर बनाएंगे उसकी लेंथ हमेशा 1 यूनिट रखेंगे, कोई डाउट? जैसे √3 के लिए हमें एक √2 चाहिए पड़ेगा और एक 1 चाहिए पड़ेगा। तो √2 की लेंथ हमारी कहाँ तक हो गई? इस 0 से काउंट करेंगे, 0 से √2 कहाँ तक हो गया? यहाँ। अब जो हमें 1 मार्क करना है √2 के नंबर पर करेंगे, ठीक है। √2 कहाँ पर है? √2 कहाँ पर है? √2 है हमारा ये वाला, ठीक है। √2 के ऊपर 1 सेंटीमीटर की लेंथ को मार्क करेंगे। √2 समझना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। √2 लेंथ नंबर ये आ गया, लेकिन अब हमें √3 चाहिए। √2 की लेंथ तो √2 नंबर यहाँ पर है, लेकिन √2 की लेंथ कहाँ पर है? √2 की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक तो लेंथ आपकी ये वाली हो गई, और जो 1 परपेंडिकुलर हमें चाहिए वो हम इस वाली लाइन पर करेंगे।
समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बेटा आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। √2 लाइन आपकी ये वाली हो गई है। अब 1 परपेंडिकुलर इस पर करेंगे, इस वाली लाइन पर, ठीक है। 1 परपेंडिकुलर जब यहाँ करेंगे तो 1 परपेंडिकुलर ये मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने 1 यूनिट की 1 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो आप ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है। अब √2 और ये 1 यूनिट वाली जब मैं इसको सॉल्व करूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करना सीखा इस तरीके से, तो इन दो को जोड़ने वाली लाइन, इन दो पॉइंट्स को ये जोड़ने वाली लाइन जो होगी, समझ आ रहा है? ये वाली जो लेंथ आएगी ये कितनी आएगी? √3 आएगी। इज दैट क्लियर? समझने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। बिना समझे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप कोशिश करेंगे तो आपको सब चीज़ आएंगी। पाइथागोरस थ्योरम में फिर से आप यहाँ समझना, √2 निकालना था तो आपको एक 1 लिया, एक 1 लिया, इनका स्क्वायर करके ऐड करा तो इनको जोड़ने वाली लेंथ क्या आई? √2। जब √3 निकालना हुआ तो ये तो √2 आई गई, इसी पर एक परपेंडिकुलर बनाई 1 यूनिट की, तो √3 और 1 का जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो इनको जोड़ने वाली ये लेंथ क्या आएगी? √3। √4 निकालना होगा तो इसी पर, ध्यान से सुनना, अब इस √3 वाले लेंथ के इस वाले नंबर पर, जैसे √2 पर परपेंडिकुलर बनाई, ऐसे इस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे। इस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो इस तरीके से जाएगी, समझना ध्यान से। 2 यूनिट्स की बनाना है ना, मतलब 1 सेंटीमीटर की। तो ये मैंने लिया 1 सेंटीमीटर का ही मैंने मार्क किया, तो ये वाली हो गई √3 और ये हो गई 1। तो √3 और 1 जब इनको जोड़ेंगे तो ये वाली लाइन जो आएगी ये हमारी किसकी आएगी? √4 की आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। लेकिन बेटा √4 जो होता वो क्या होता? परफेक्ट स्क्वायर किसका? 2 का। यानी कि समझना, एक एक करके मैं सारी कराता हूँ। √2 कैसे मार्क की थी? √2 की लाइन बेटा ये वाली आई थी, लेकिन यहाँ कैसे मार्क की थी? उसका आर्क बना के। √2 की लेंथ का हमने आर्क लगाया था। इसी तरीके से यहाँ √3 कहाँ आएगा? तो √3 की लेंथ कहाँ आई? ये वाली आई ना। √3 की लेंथ ये वाली आई, तो कंपास से √3 की इस लेंथ का हम लोग आर्क लगाएंगे। तो मैं इसको मेजर कर लेता हूँ, एक सेकेंड। थोड़ा सा, एक सेकेंड बेटा। ये मैंने √3 के मेजर का ले लिया है और यहाँ से मैं इसको मार्क कर दूंगा आर्क बना के, ठीक है। तो जहाँ इसने ये कट किया है, ये वाला पॉइंट क्या था? √3 का था। तो यहाँ 0 से लेके अब ये वाली लेंथ क्या हो गई है? √3। इसी तरीके से √4 की लेंथ क्या थी? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपने यहाँ से √4 के लेंथ का लिया ये कंपास, और यहाँ से इसको इस तरीके से मार्क कर दिया। तो ये वाला जो पॉइंट अब आपका आया है ये आया √4 का, और √4 का मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होता है 2, तो यानी कि 0 के बाद 1 यहाँ था, तो डायरेक्ट 2 कहाँ आएगा? यहाँ। आप अगर देखो तो ये डिस्टेंस भी इक्वल है, दैट मीन्स परफेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम। अंडरस्टूड? आप अगर ढंग से समझेंगे उसको तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका हो गया 2। इसी तरीके से √5 का आगे मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ बेटा। यहाँ पर ही इसी तरीके से √4 कर लेंगे फिर परपेंडिकुलर बना के, लेकिन अगर आप इक्वल सेंटीमीटर्स लेंगे तो √5 के लिए आपको, मतलब आपको ये तो पता है ना, √5 के बाद √5 आएगा, √4 के बाद √5 आएगा। दैट मीन्स √4 मतलब 2 के बाद √5 ही आता है ना। 2 का मतलब होता है √4, ठीक है। तो यानी कि जब √5 आपको बनाना होगा तो 0 से लेके 2 तक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना इनके बनाए। कोई डाउट? देखना, √5 का मैं आपको यहाँ पर बनाकर समझा के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब आपके पास एक क्वेश्चन आया कि represent √5 on a number line, ठीक है। आपको पता है √5 जब आपने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में लिया था तो यहाँ पर एक √4 लिया था और ये क्या था? 1। ध्यान से समझना, आपने, मैं फास्ट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, वरना वीडियो लॉन्ग हो रही है। आपने यहाँ पर क्या किया? एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 0 लिया, 0 के बाद ये डिस्टेंस आपने 1 लिया,
और ये डिस्टेंस आपने क्या लिया 2, ये डिस्टेंस आपने क्या लिया था 1, ये डिस्टेंस जो था ये 2 है ना, लेकिन ये 2 जो था किसका मतलब होता है, √4 का मतलब 2 होता है, मैंने आपको समझाया था ना। यानी √5 जो आएगा कहीं ना कहीं √4 के बाद आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ तो हो गई आपकी √4 की। और आपको पता है जब आप इस तरीके से लेंगे तो ये एक लेंथ आपकी √4 होगी और इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है 1 यूनिट की, तो √4 वाली लाइन इस पर आप 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर बना देंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो √4 पर आपने एक परपेंडिकुलर बनाई, 1 यूनिट की बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, 1 यूनिट की। तो इन दोनों को, ये 1 यूनिट की, तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होगी बेटा 0 से, ये जो आपकी लेंथ आएगी ये √5 होगी। समझ आया बेटा? √5 यहाँ कहाँ था वो नहीं पता था ना, लेकिन अब तो हमें लेंथ मिल गई है ना, तो इसको कंपास से इसकी बराबर की करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये हमें लेंथ मिल गई और इसकी लेंथ का एक क्या बना दो बेटा, सर्कल। समझ आया? तो ये वाली लेंथ हमें क्या मिल गई है, √5, ठीक है। ये रिप्रेजेंट हो गया √5 ऑन अ नंबर लाइन। आई होप आपको समझ आएगा। इसी तरीके से √6 बनाने के लिए बेटा 5 पर फिर हम लोग क्या करेंगे, √6 बनाने के लिए 5 पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे 1 यूनिट की, क्योंकि सब जगह 1 का ही ले रहे हैं, ध्यान रखना। 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर बनाया, अगर ये 1 है ये √5 है, तो इनको जोड़ने वाली लाइन जो क्या आएगी वो √6 आएगी। समझ आया? फिर इसका लेंथ का मार्क करके एक सर्कल बना लेंगे, तो वो √6 होगा। फिर √7 के लिए फिर परपेंडिकुलर, फिर √8 के लिए एक और परपेंडिकुलर, फिर √9 का मतलब तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर 3 का होता। तो जब √10 का बनाएंगे तो 9 के लिए डायरेक्ट जैसे √5 का बनाया तो 4 तक का मतलब 2 तो डायरेक्ट ले लिया ना, इसी तरीके से √10 का बनाएंगे तो √9 मतलब परफेक्ट 3, तो 0 से 1 2 3 का यहाँ ले लेंगे और 3 का मतलब हो जाएगा √9, तो √9 के बाद 1 लेंगे तो डायरेक्ट √10 आ जाएगा। प्रैक्टिस करना आप, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया दोनों, तो आप √10 आपको √2 से लेके √10 तक के अगर बनाने आ गए हैं, आपका √10 के बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। बिकॉज इससे अगर ज़्यादा नंबर का वो आपको देंगे तो बेटा वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। इसमें आप कितने इस तरीके से रूट्स लेंगे, है ना, तो इसलिए √10 के अंदर ही आपका क्वेश्चन आ जाता है। इसके कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, √10 के बाहर का कोई क्वेश्चन आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरे तरीके का एक कॉन्सेप्ट और समझना है आपको, इसमें किस तरीके का नंबर आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे ये आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अब आपको एक √x का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, आपको √x का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। इसमें मैं आपको इनके स्टेप से नहीं समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सिखाता हूँ, बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। आपके पास एक क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, जैसे रूट में आपका, अब अगर रूट के अंदर कोई पॉइंट वाला नंबर आ जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा रिप्रेजेंट 4.3 रूट ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, तो ध्यान से समझना। इसमें आपको क्या करना होता है, पहले तो आपने एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ कितने सेंटीमीटर की करना है, रूट के अंदर क्या नंबर लिखा है 4.3, तो आपको 4.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ये आपने 4.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। यहाँ से लेके 4.123, ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। आपको क्या करना है, आप 4.3 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ की। कोई भी क्वेश्चन रूट के अंदर पॉइंट वाला है, इसी तरीके से करना है, जितना नंबर है उतने सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करो। इससे 1 सेंटीमीटर आगे ड्रॉ करो एक्स्ट्रा, इसके बाद तो इससे 1 सेंटीमीटर आगे मैंने ये रखा, इससे 1 सेंटीमीटर आगे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, और इसको नेम दे दिया मैंने सी, ठीक है। अब इस ए सी का मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, 5.3 हो गया ना, 4.3 ये और 1 सेंटीमीटर ये, तो ये टोटल कितना हो गया 5.3, और 5.3 का अगर आप आधा निकालेंगे मिडिल तो 2.65 होगा कि नहीं होगा, 2.65 होगा कि नहीं होगा, तो 2.65 आपका इसका मिड पॉइंट मार्क कर लो, पूरे का पूरा ए सी का 2.65, 2 ये है 6 ये है, 6 और 7 के बीच का ये नंबर हो गया हमारा 2.65। इसको मैं ओ नेम दे देता हूँ, क्या ओ, कोई डाउट क्यों किया है मैंने ये, अब आप जरा इस चीज़ को समझें।
ये 2.65 हो गया। इसके बाद का स्टेप आपको क्या करना है, कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। इसका रेडियस लो, किसका, मिड पॉइंट का, ओ से लेके ए तक और ओ से लेके सी तक की तो डिस्टेंस इक्वल है ना, तो इसका रेडियस मार्क कर लो जरा। रेडियस मतलब कंपास पर ले लो इसका बिल्कुल हाफ इक्वल करके, ठीक है। इस तरीके से मैं जल्दी से करता हूँ ना, वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है बिकॉज कंपास वाला काम है ना इसमें। अगर मैं पहले से बना कर रखता तो आपको शायद कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए आपको समझने के लिए मुझे खुद बना कर दिखाना पड़ेगा, है ना। और आपने जैसे ही इसको मार्क किया, सेमी सर्किल आप ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्किल आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सेमी सर्किल आपने ड्रॉ किया। अब वो बी नंबर ए से लेके बी तक कहाँ तक लिया था 4.3 आपने, ये ए से लेके बी तक, तो इस बी वाले पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, बी वाले पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और परपेंडिकुलर जब इस पर ड्रॉ करेंगे तो इसकी ये वाली लाइन सर्किल को कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पर। आई होप आपको समझ आया होगा। बी वाली लाइन पर जब परपेंडिकुलर बनाई तो ये सर्किल को कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर। तो आप समझ जाओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये वाली, ठीक है, ये कितनी है आपकी, √4.3। आई होप आपको समझ आया होगा। कहाँ से कहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेके बी पॉइंट से लेके यहाँ तक की। तो बस ये √4.3 जो है वो यहाँ इस लाइन पर कहाँ था वो नहीं पता था ना हमें। अगर पता चल जाता तो आप आराम से कर लेते, है ना। तो बस इसको आगे बढ़ाना आप इस लाइन को स्केल से, और इसकी लेंथ का बी से ही ड्रॉ कर लेना। इज दैट क्लियर। क्या करना है, इसके मेजर का, ये रूट वाले कहाँ से, बी से लेके ये जहाँ पर इसने सर्किल को टच किया था, ये हो गया, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये मैंने पुट किया और यहीं से एक आगे इसका आर्क लगा देना बढ़ाकर। कहाँ कट किया है इसने, सी के भी आगे किया है ना, समझ आ रहा है ना, सी के भी आगे किया है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, तो आपकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है बेटा, ये 4.3 था, समझ आ गया ना। तो आपकी जो लेंथ है बी, इसको मैं कोई नेम दे देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ बी ई बोल देता हूँ, ठीक है। और ये बी था, ये वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ डी। तो ये जो आपका था बी से लेके डी और बी से लेके ई, तो बी ई की ये लेंथ जो हो गई है ये आपकी √4.3 ये मेजर हो गई, ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। कोई डाउट, आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेटा इसी तरीके का ये कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस तरीके, कोई भी नंबर आएगा आप इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट आराम से कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही आसान है, इसको आप चाहें तो बुक से ही कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें पता है क्या है, चलो आप एक बार देख लो। अरे आप मुझे ये बताओ, मैंने आपसे कहा 3.65, क्या आपको नहीं पता है 3.65 कहाँ रिप्रेजेंट होगा। अगर यहाँ पर आपको इतना तो पता है 3.65 3 के बाद आएगा और 4 से पहले आएगा। तो आप जब 0 1 2 3 4 5, ये -1 ये -2, इस तरीके से 2-3 नंबर शो करा दो, 3 और 4 के बीच में आ रहा ना, तो 3 और 4 के बीच की नंबर लाइन आप यहाँ ड्रॉ कर लो। 3 यहाँ ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, ठीक है। और अब इनके बीच के जो नंबर आएंगे 3 और 4 के बीच का क्या होगा, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5, इस तरीके से 3.6 करते करते यहाँ पर 3.9 आएगा ना आपका, ठीक है। फिर आपका 4 आएगा, 3.6 3.6 वाला नंबर कहाँ है, ये है। तो 3.65 है ना, तो 3.65 जो है वो 3.6 के तो बाद आएगा और 3.7 के पहले आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इस नंबर को और 3.7 वाले की नंबर लाइन, इनके बीच की नंबर लाइन यहाँ बना लो, ये 3.6 हो गया और ये 3.7 हो गया। अब इनके बीच में फिर 10 डिविजन्स होंगी, है ना। 3 पॉइंट ये हो जाएगा 3.61, ये हो जाएगा आपका 3.62, ये हो जाएगा 3.63, ये हो जाएगा आपका 3.64,
ये हो जाएगा 3.65। इस तरीके से करते करते हैं 3.69 आएगा, फिर 3.7 आएगा, तो आपका ये 3.67 आपका डार्क कर दो, कुछ लोग बॉक्स बना देते हैं, ये रिप्रेजेंट हो गया। समझ आया ना, इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको कि 3.6 को रिप्रेजेंट करो ना नंबर लाइन। तो इस तरीके के ये मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, कि रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन जैसे बोलते हैं। तो ये वाले इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। ये आपका मैग्निफिकेशन इस तरीके से होता है, ये जो मैंने आपको समझाया ये तो हर किसी को पता है, तो ये आसान था इसलिए मैं इसको समझाना नहीं चाहता। बेटा इस एक्सरसाइज से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में पक्का है 100%, 2 और 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ आएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो बेटा आप वीडियो को 2 बार देखें और सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करके समझने की कोशिश करें। इज दैट क्लियर? चलिए मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, गुड बाय।